To everyone and Walaikum Salam. जी मेरा नाम फखरे आजम है. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम. मैं इनकोड की जानिब से आपसे बात कर रहा हूं. आज हम आपकी जो सबसे अजीज चीज है, अगर हम उसको चीज कह सके, औलाद, उनके बारे में बात करेंगे. बिकॉज हम सब जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारा एक ही मकसद होता है कि हम क्या कर सकें अपनी औलाद के लिए, क्या कर सकें अपने बच्चे के लिए. एंड ये एक नेचुरल से प्रोसेस है. बिकॉज हमारा सबसे प्रेशियस, जिंदगी का सबसे प्रेशियस चीज जो है वो हमारी औलाद है. और सब कुछ करने के बाद भी कई बार हमारे जिंदगी में कुछ कंफ्यूजन्स आते हैं या कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, जिसकी वजह से हम शायद कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हो सकता है वो सबसे मुनासिब ना हो हमारी औलाद के लिए. तो आज का सेशन सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे. और मेरा तारुफ, मैं फखरे आजम मेरा नाम है, जो पहले बता चुका हूं. मैं कई जगहों पे रह चुका हूं, कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में, एविएशन में, एजुकेशन में, असेसमेंट एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट में. मेरा शौक है ह्यूमन बिहेवियर को समझना और लोगों को मदद करना. इन टर्म्स ऑफ कोई जरूरी नहीं है कि बिहेवियर में कोई वजह हो या कोई चीज की परेशानी हो जिसमें आपको मदद की जरूरत हो, लेकिन ये एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर कुछ साल से आप कोई भी चीजों पे फोकस करके देखने की कोशिश करें तो बहुत सी चीजें निकल के आती हैं जो नॉर्मली शायद हम उस चीजों पे तवज्जो नहीं देते या ध्यान नहीं देते. मैं इस टाइम लखनऊ में बेस्ड हूं और लखनऊ से आपके साथ बात कर रहा हूं. अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन. सेशन के बाद मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई सवालात हों, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, मुझे बड़ी खुशी होगी. मैं आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस को आंसर करने के करने की कोशिश करूंगा. अभी फिलहाल हम सेशन को शुरू करते हैं. आज के सेशन का टॉपिक, जो अगर आप लोगों ने ब्रोशर देखा होगा तो ये था कि क्या हमारे एस्पिरेशन हमारे बच्चों के लिए कहीं बर्डन तो नहीं बन रहे हैं. हम क्या क्या करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, या जिंदगी में हम खुद क्या करना चाहते थे जिसकी वजह से हमारे कुछ कंडीशनिंग्स हैं कि ये अगर किया जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है. मैं भी यही करना चाहता था या मैं भी यही करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया किसी वजह से. फिर हमारे बच्चे हुए तो हम अननोइंगली या सबकॉन्शियसली कहीं वही चीजें अपने बच्चों पे तो नहीं लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बुरी बात क्या है. हम अपने बच्चों की तो भलाई चाहते हैं. हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़ें, दे डू वेल इन लाइफ, राइट. तो उसमें बुरी बात क्या है. हमें इस चीज का जवाब से पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी. आपको ये जरूरी है समझना कि आपकी औलाद एक इंडिविजुअल इंसान है. आपका हिस्सा जरूर है, आपकी औलाद जरूर है, लेकिन वो एक इंडिविजुअल इंसान है. उनका अपना सोचने का तरीका है, उनका अपना समझने का तरीका है, उनकी अपनी पसंद और नापसंद है. उस चीज को वैल्यू और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. कई बार हमें लगता है कि अरे वो इतना छोटा सा बच्चा, उसको क्या पता, उसको क्या मालूम, उसको अभी सही की या गलत की समझ नहीं है. हमें ज्यादा समझ है. इतने साल हमने बिताए हैं, इतनी चीजें हमने सीखी हैं, इतना कुछ हमने किया है, तो हम अपने हिसाब से उसकी भलाई के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं. आपको ये यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी दो इंसान दुनिया में एक जैसे नहीं होते. हम सब दुनिया में एज अ यूनिक पर्सन, एक इंडिविजुअल आते हैं
اور हम सब के अंदर कोई ऐसी काबिलियत होती है, ऐसी कोई एक पोटेंशियल होता है जो शायद किसी और दूसरे में नहीं होता। और एज अ चाइल्ड हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं, हम सब बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, हर चीज को छू के देखना चाहते हैं, हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारे लिए वो चीजें नई हैं। सो एक अगर साइकोलॉजिकली सोचिए या एक इनहेरेंटली सोचिए कि एक हर इंसान अलग है और हर इंसान की समझ, उसकी पसंद नापसंद, उसके कोई भी चीज को अंडरस्टैंड या एब्जॉर्ब करने का तरीका, हर चीज फर्क है। जब हर चीज फर्क है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मेरी समझ में ठीक है वही उसकी समझ में ठीक होना चाहिए? क्या उसकी काबिलियत बिल्कुल मेरी काबिलियत के बराबर है? अगर कोई चीज मैं ठीक से कर सकता हूं तो क्या वो दूसरा इंसान, जो कि हो सकता है मेरी औलाद ही हो, वो दूसरा इंसान या आपका लाइफ पार्टनर हो या आपके घर में या आपके खानदान में कोई भी दूसरा इंसान हो सकता है, आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड हो सकता है, व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट कि जो चीज मुझे पसंद है वो उसको भी पसंद होनी चाहिए? हम एक्सपेक्ट तो करते हैं ना। और कई बार हम अपने को असर्ट भी करते हैं, अरे नहीं भाई ये तुम सुनो, मेरी बात सुनो ना, ये बहुत अच्छी चीज है, तुम मानते क्यों नहीं हो? वी ऑलवेज से दिस बिकॉज हमें लगता है कि हम इसका भला चाह रहे हैं और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा है। लेकिन जब तक वो इंसान हूबहू मेरी तरह नहीं सोचेगा, उसको उस चीज की अच्छाई या उस चीज वो शायद उसके लिए वो पूरी तरह से अच्छी ना हो। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बचपन से आप सब लोगों को, बड़ों, आपके घर के बड़ों ने पैर हिलाने को या बहुत ज्यादा फिजिटी होने को हमेशा टोका होगा कि सीधे क्यों नहीं बैठते हो, पैर हिलाना जो है ये अच्छी बात नहीं है, पैर हिलाना बंद करो। और कई बार शायद पनिशमेंट भी मिला हो कि मानते नहीं है, पैर हिलाते रहते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, राइट? वो क्यों होता था? बिकॉज हमें ये एक कंडीशनिंग हुई है शुरू से जहन में, और ये पास ऑन होता रहा है जनरेशन से, कि जब तक कोई स्टिल होके सीधे से एक जगह बैठ के आपकी बात नहीं सुनेगा, इसका मतलब आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। या अगर वो कोई भी ऐसा काम करने बैठा है जिसमें कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है और अगर वो हाथ पैर हिला रहा है, फिजिटी हो रहा है, तो वो मतलब है कि उसका ध्यान भटक रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो चीज करने में। ये कंडीशनिंग है। हम सब किसी को भी ये करते देखते हैं, यही सोचते हैं अरे इसका ध्यान भटक रहा है, इसको मजा नहीं आ रहा है। ये साइंटिफिकली रिसर्च का एक नतीजा है कि हम सब में हमारी मोटर स्किल्स या हमारी नीड, कोई भी बॉडी पार्ट या किसी भी तरह का बॉडी मूवमेंट की एक जरूरत हो सकती है, और ये जेनेटिक ट्रेट है। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब तक वो कोई चीज को छू के ना देखें या हाथ में पकड़ के ना देखें, वो चीज को ठीक से समझ नहीं सकते। हमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर चीज को टच करके अपने हाथ में लेके समझने की कोशिश करते हैं। आपका बच्चा भी वैसा हो सकता है, और हमें से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं, राइट? तो अगर आप, हमारा समझने के तरीके में मूवमेंट की जरूरत हमें है, वो जेनेटिक हमारा ट्रेट है। और अगर आप कंडीशनिंग की बात करें तो हमें ये सुनते आ रहे हैं कि पैर हिलाना अच्छी बात नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड बात नहीं है, एक जगह बच्चा नहीं बैठता, हिलता है तो वो डिसिप्लिन्ड बच्चा नहीं है। आप खुद सोचिए, पहली चीज आप उस बच्चे को वो करने को कह रहे हैं जो नेचुरली उसका इंक्लिनेशन नहीं है। नेचुरली उसको मूवमेंट चाहिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी समझने के लिए, कॉन्सेंट्रेट या फोकस करने के लिए, और उसी के लिए उसको पनिशमेंट मिल रहा है। और उससे हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो ध्यान लगा के चीजों को समझे, हमारी बात सुने और समझे और याद करे कुछ को, किसी भी चीज को। और जो उसका तरीका है सीखने का, वो मूवमेंट के साथ, टच करने के साथ, वो हम उसको करने नहीं दे रहे हैं। बिकॉज हमने ये शुरू से सुनते आ रहे हैं कि अगर वो हिल डुल रहा है बहुत ज्यादा तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, वो उसका अटेंशन कहीं और डाइवर्टेड। अब ये एक, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप ये चीजें आप लोगों ने नोटिस करी होंगी, हो सकता है आप इसका भी एक हिस्सा रहे हों। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंडीशनिंग और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के, कि हमारी क्या जरूरत है और हमें क्या कंडीशनिंग मिली है। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं हम सब
कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट सिस्टम नहीं है, और अब उसी की वजह से काफी चेंजेस दुनिया में आए हैं, और अब इंडिया में भी काफी चेंजेस ये चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, बट वो धीरे 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 आएगा। वो जो इतने सालों की चीज, जो कंडीशनिंग है, वो शायद धीरे 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 जाएगी, राइट। तो जो हमारी सबसे प्रीशियस चीज है, हमारी औलाद, और उनको हैंडल करने में अगर हमारी इस तरह की कंडीशनिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू अवर चिल्ड्रन। और वही एक मुद्दा है आज जिसके लिए मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं। आप सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करें, उसको एक सेपरेट इंसान की तरह ट्रीट करें। आपकी औलाद है, लेकिन वो आप नहीं है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरी एक बहुत जरूरी चीज है कि वो अगर इंडिविजुअल इंसान है तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर आप बच्चे को ऑब्जर्व करें, देखिए मैं ये पर्सनली मानता हूं कि चाइल्ड इज द बेस्ट टीचर ऑफ मैनकाइंड, है ना। हमारा सबसे बड़ा टीचर बच्चा होता है, बिकॉज उसको किसी भी तरह का बैरियर नहीं होता उसकी जिंदगी में कि मैं ये करूंगा तो दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, जो हम सब का बहुत बड़ा बैरियर है कि दूसरों की वजह से हम ड्रिवन होते हैं। छोटा बच्चे के लिए ये माने नहीं रखता कि कौन क्या सोच रहा है, उसकी जब जो मर्जी होती है, उसका अंदर से मन हुआ, उसने वो रिएक्शन किया या हंस दिया, नाचने लगा, गाने लगा, रोने लगा। कहां पे है, साइलेंट जोन है, क्या जोन है, उसको कुछ मतलब नहीं है। भूख लगेगी, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। द चाइल्ड इज बॉर्न नेचुरल। हम सब जो अब इस एज में कंडीशनड हो चुके हैं, जब पैदा हुए थे हम बिल्कुल नेचुरल थे और क्यूरियस थे, हर चीज को छूना, हर चीज को जानने की कोशिश। बिकॉज वेन यू कम इन टू द वर्ल्ड वी डू नॉट नो, ये सारी चीजें हम लोग सोचते हैं अरे इतनी चीज नहीं समझ आ रही है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स द फर्स्ट एक्सपोजर फॉर दैट चाइल्ड। उसके लिए वो पहला वक्त है जब वो छू के देख रहा है या समझ रहा है उस चीज को। नंबर 2, यू नीड टू बी पेशेंट। पेशेंस क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि अरे वो बार बार बच्चा आके कई बार कपड़े खींच के, अरे मेरी बात सुनिए, मैं ये कहानी बताना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम सबकी जिंदगी में मसरूफियात है और अपनी अपनी चीजें जिसमें हम मसरूफ रहते हैं। कई बार हम बिना जानबूझ के बच्चों को इग्नोर करते हैं और ये अक्सर होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप एज ए एल्डर, एज ए पेरेंट, एज ए ग्रोन अप, आपके लिए बहुत जिम्मेदारियां हैं। उसमें से एक जिम्मेदारी आपका बच्चा भी है। बच्चे की जिंदगी और बच्चे की दुनिया क्या है, आप उसको अभी और एक्सपोजर नहीं हुए, तो उसका वर्ल्ड जो है वो आप हैं। तो उसके लिए छोटी सी भी अगर कोई क्यूरियोसिटी है, छोटी से छोटी भी कोई बात है, तो उसके लिए सिर्फ आप हैं जिनसे वो आके बात करेगा या आपका ध्यान चाहेगा या आपसे शेयर करना चाहेगा। कई बार हम उस चीजों को इग्नोर कर देते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जब बच्चा अपने को डाउट करता है कि मेरे लिए ये वो जरूरी चीज है और जिसको मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं या आई लुक अप टू या सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, वो उसके लिए जरूरी चीज नहीं है, इसका मतलब मेरी समझ सही नहीं है, जिसको मैं ट्रस्ट करता हूं उसका गाइडेंस सही है। उसने कहा ये बेकार की चीज है, बेकार की चीज इसको इग्नोर करें। द चाइल्ड स्टार्ट्स डाउटिंग देयर ओन क्यूरियोसिटी, राइट। ये एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, बच्चों के साथ कई बार हम कहते हैं अरे बच्चों की तरह की हरकत ना करो, डोंट बिहेव लाइक ए चाइल्ड। वो क्या होती है बच्चों की हरकत, जिद। मैंने ये ठान लिया तो वही होना है। जब तक डांट या कान पकड़ के खींचा नहीं जाता, जब तक वो लगा रहेगा, रोता रहेगा बच्चा या बच्ची। वहीं पे दुकान पे कोई चीज चाहिए, वहीं पे लौट जाते हैं कई बच्चे, एंड वी गेट एम्बैरेस्ड अबाउट इट। एंड कई बार ये हम लोग सोचते हैं कि लोग सोचेंगे कैसे पेरेंट है, बच्चे को बिहेव करना नहीं सिखाया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बच्चे को बिहेव किसके हिसाब से आप सिखाएंगे। यस आई नो इट इज इंपॉर्टेंट, स्कूल में भी ये चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ के एक सोसाइटी में रहने का सिस्टम है। उसके लिए अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो एम्बैरेसमेंट होगा बच्चे के लिए भी आगे और आपके लिए भी। लेकिन यहां पे जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो है बिहेवियर की। व्हेन वी से बच्चों की तरह हरकत ना करो या वो तो बच्चों की तरह हरकत कर रहा है, इसका मतलब यही कि जिद कर रहा है, अनरीजनेबल है। आपने कभी ये सोचा है
कि जिन बच्चों को हम कहते हैं अनरीजनेबल है, हु इज द बिगेस्ट चाइल्ड अमंगस्ट अस? एज अ पेरेंट, क्या हम खुद बच्चा नहीं बन जाते? जब हमारा बच्चा आके हमसे कहता है कि मुझे ये लेना है या मुझे ये खाना है या मुझे ये करना है, कई बार हम उसको वो दे सकते हैं, उसके लिए कर सकते हैं, और बहुत नॉर्मल सी चीज है। बट बिकॉज हमने उसको एक बार टोका हुआ है कि ये नहीं करना, देन वी स्टिक बाय इट एंड वी बिकम, एट टाइम्स वी बिकम अनरीजनेबल, कि नहीं, तुमको मना किया है तो मना किया है, व्हाई कांट यू बी लिटिल फ्लेक्सिबल? वो आखिर आप ही का बच्चा है। डिसिप्लिन करने के बहुत तरीके होते हैं, वो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है डिसिप्लिन करना। जिद करना, चाहे बड़ा करे या छोटा करे, उसका कोई आउटकम नहीं है। ये मैं आपसे इन चीजों को क्यों डिस्कस कर रहा हूं? बिकॉज ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम डे टू डे देखते हैं अपनी लाइफ में, और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आपके बच्चे पे। यू शुड नेवर बी वेरी स्टिफ विद योर चाइल्ड, बी फ्लेक्सिबल। देखिए, ये हम कहते हैं ना, सोचते हैं कि बच्चे को हमें सिखाना है, और हम उसको ज्यादातर चीजें बताने की कोशिश करते हैं, देखो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ऐसा करना ठीक है। बट यू अंडरस्टैंड, वो आपकी बात सुनने से ज्यादा आप कर क्या रहे हैं उसको फॉलो करता है, उससे सीखता है। सो रादर देन टेलिंग योर चाइल्ड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, डिमॉन्स्ट्रेट। जो आप अनकॉन्शियसली बहुत सी चीजें करते हैं, उसका असर क्या होता है बच्चे पे, शायद हम लोगों को उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में वी रिपेंट एंड वी हैव नॉट डन इट डेलिबरेटली। अपने बच्चे का कौन बुरा चाहेगा? मैं आपको एक और छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। ये मेरे साथ ही हुआ था बहुत साल पहले। मेरे एक बेटा है और लेट अराइवल है, तो 15 साल बाद हमें वो मिले, तो अभी वो 16 साल के हैं। क्लास 2 में थे वो, तो उनको यही, जैसे हर घर में होता है, माँ बाप बताते हैं कि आप ये झूठ को नहीं बोलते, साफ रहना चाहिए, अपनी बात को दूसरी तक पहुंचाइए, लेकिन गलत बात नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों को कहीं जाना था या किसी वजह से शायद वो एक दिन स्कूल नहीं जा पाए थे, और अगले दिन उनके स्कूल से वो इंफॉर्मेशन आई कि वो एप्लीकेशन नहीं आई है। सो जैसे नॉर्मली पेरेंट होता है कि एक दिन क्यों जुकाम हो गया था या तबीयत नहीं ठीक थी, तो ऐसी एक एप्लीकेशन बन गई और उन्हीं को दे दी गई कि ये जाके अपनी टीचर को दीजिएगा। तो तब क्लास 2 तक थोड़ा बहुत समझ गए थे कि क्या लिखा जा रहा है और क्या घर में बातें हो रही हैं, तो वो सुना होगा उन्हीं ने। जब एप्लीकेशन लेके गए होंगे टीचर के पास, तो टीचर ने पूछा होगा, अच्छा क्या हो गया था, तबीयत खराब, आपको क्या हो गई थी, अब तबीयत कैसी? तो ही टोल्ड हर, नहीं मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, वो तो सुबह शायद हम देर से उठे थे तो वैन चली गई थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया था। राइट, एंड ये एप्लीकेशन किसने लिखी है? उसने बता दिया कि मेरे वालिदैन ने लिखी है, मदर ने या फादर ने, जिसने भी लिखी थी उस टाइम, काफी साल पहले की बात है। एंड ही केम बैक होम एंड व्हेन जब मैं उनसे शाम को मुलाकात हुई, तो ही केम टू मी, ही सेड, आप लोग मुझसे बोलते हैं झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं अच्छी बात होती। कहते तो फिर आपने एप्लीकेशन में झूठ क्यों बोला था? मैंने कहा झूठ किसने लिखा था? कहने लगे मेरी तबीयत थोड़ी ना खराब थी। इट वॉज अ स्पीचलेस मोमेंट फॉर मी। ये अनकॉन्शियसली हम में से बहुत लोग करते हैं, और कोई इसका ये जरूरी, ये कोई मतलब से नहीं करते कि हम कुछ डेलिबरेटली करना चाह रहे हैं। इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, क्योंकि होता आ रहा है। तो एक सिंपल सा एक हमें एक्सक्यूज ही तो लिखना है कि बच्चा एक दिन नहीं किया। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड इज रॉ। वो इस दुनिया में बिल्कुल लाइक अ ब्लैंक स्लेट आता है, हाँ, बट वो ब्लैंक स्लेट की अपनी काबिलियत और खूबियत होती है। हर बच्चे के अंदर कुदरत से उनको बहुत कुछ हासिल होता है, और किसी भी दो बच्चों में वो जो काबिलियत है वो सेम नहीं होती। हर बच्चे की अपनी काबिलियत अलग है, अपने तरीके अलग हैं, अपना सीखने का तरीका अलग है, अपनी ख्वाहिश अलग है, एंड उसको जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हो रहा है, हम लोग, आप भी तो बचपन से यहां तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं कि स्कूल पहुंचा दिए गए, स्कूल में जो टीचर ने कहा एक साथ बैठो, एक तरह से हाथ धो, ऐसे टिफिन टाइम है, ऐसे आपको पेंसिल पकड़ के लिखना है। वी हैव बीन कंडीशन्ड एंड ट्रेन्ड टू बी लाइक अ क्राउड। हर इंसान को एक ही जैसा, एक बड़ा सा एक
वर्टिकल है, उसके अंदर हर इंसान को एक मशीन में डाल दिया जाता है कि वो एक ही तरह की चीजें सीख के बाहर निकले। और जब आप 12वीं क्लास या 12th क्लास पास करके जब आप प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला लेने आते हैं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर आइडेंटिफाइड विद टू पास थ्रू अ कॉम्पिटिशन, कि आपकी इंडिविजुअलिटी को बाहर निकालना है, आपकी इंडिविजुअल काबिलियत को बाहर निकालना है। तभी उसी को आप तैयारी करके अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करके आप किसी भी कंपटीशन या किसी भी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा है कि जब हम एज अ ओरिजिनल बॉर्न हुए हैं, हमें एक दूसरे की कॉपी बनाने की कोशिश करी जाती है, और एक वक्त के आने के बाद देन सडनली वी आर आस्क्ड एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू बी एन इंडिविजुअल अगेन, और अपनी इंडिविजुअल काबिलियत को यूज करके हम कुछ भी परफॉर्म करें। राइट, आई नो आपके बच्चे, आपके औलादे भी बहुत छोटे हैं, बिकॉज जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, दे आर लाइक यंग चिल्ड्रन आर हैंडल दैट। तो उस एज ग्रुप को भी अगर आप देखें, तो ये एक एज ग्रुप है जिसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी या कोई भी चीज को समझने की, अडेप्ट करने की और सीखने की सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होता है इस एज ग्रुप में, अप टू एज 12। बहुत जरूरी है कि इस उम्र में बच्चों पे हम ध्यान दें और उनके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं या नेचुरल कैपेबिलिटीज जो उसके साथ वो आए हैं, उनको पॉलिश करना या उसको एक्सपोजर देना या उस चीज को ट्रेनेबल करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको एक सील में एक काबिलियत के साथ एक आपके पास औलाद आई है, उसकी अपनी काबिलियत है, अपनी खूबियत है, और उस पर अगर हम ध्यान ना दें और उसको ऐसा बनाने की कोशिश करें कि सोसाइटी के हिसाब से ठीक है या मेरी समझ के हिसाब से ठीक है, इट इज नॉट बीइंग फेयर टू देम। हमारे साथ भी अगर ये हुआ है तो इट इज नॉट बीइंग फेयर टू अस। हो सकता है अब आप इस उम्र में आके रियलाइज करते हो कि हो सकता है उस वक्त हम पे प्रेशर ना पड़ा होता तो मैं ये करता तो आई वुड हैव बीन इन अ मच बेटर सिचुएशन, या मैं बहुत खुश होता। हमें तो बहुत से लोग हैं प्रोफेशंस अपने प्रोफेशंस में हैं जो शायद हमारे लिए मोस्ट सूटेबल ना हो, बट वी मेड अ चॉइस बिकॉज वी डिडंट एक्चुअली नो व्हाट आई कुड डू। इट वाज ओनली कि सोसाइटी में करा करने से तारीफ होगी तो हमें भी यही करना है। राइट, ये गलती अपने बच्चों के साथ ना करिए। अब साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बहुत इंफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। हमें अब हिट एंड ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि क्या है इसके अंदर काबिलियत। अपनी औलाद को देखिए, कई बार बच्चों को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन कई बार ऑब्जर्व करने के बाद भी आप उसका इनहेरेंट या उसके इनेट कैपेबिलिटीज नहीं समझ सकते। बिकॉज बच्चा एक यंग चाइल्ड एकदम बिल्कुल जैसे वो नहीं होता मॉडलिंग क्ले होती है, सॉफ्ट क्ले, कि जैसा आप ढालते जाएंगे और जैसा माहौल मिलेगा वो वैसे ही बनता जाता है। ये एक नेचुरल ट्रेट है एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों के अंदर। और अगर वो नेचुरल ट्रेट का प्ले ज्यादा है लाइफ में, या एनवायरमेंटल बच्चे के अंदर एनवायरमेंट से इफेक्ट होने की ज्यादा जेनेटिक कंडीशनिंग है, तो वो जैसा एनवायरमेंट होगा वैसे ढलता जाएगा। उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में के साथ मिल जाएगी और उसको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या चाहता हूं। और अगर इस तरह की कंडीशनिंग है और आप उसको ऑब्जर्व करने की भी कोशिश करिएगा तो आप नहीं जान पाएंगे कि उसका इनहेरेंट क्या है, बिकॉज वो कंडीशनिंग की वजह से वो एनवायरमेंट के हिसाब से घुल मिल गया और वही दिखेगा आपको। तो ऑब्जर्वेशन, यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड द एक्चुअल ट्रुथ अबाउट योर सन और योर डॉटर। सो जैसे मैं कह रहा था, अब बहुत से तरीके हैं, बिकॉज जो अभी तक हम ये फीडबैक टेस्ट वगैरह करते थे बच्चों की काबिलियत मालूम करने के लिए, वो बहुत छोटे बच्चों पर अप्लाई नहीं होता, बिकॉज वो बच्चे की वो काबिलियत उतनी डेवलप नहीं है कि वो बता सके कि मैं ये कर सकता हूं या मुझे ये पसंद है। बिकॉज लाइक आई सेड, दे आर ड्रिवन बाय द पेरेंट्स एंड द टीचर्स। वो क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो वो अपने को उस तरह से माहौल में डालने की कोशिश करते हैं। मैं ये करूंगा तो आई विल बी फेवरेट ऑफ माई टीचर और माई पेरेंट, दे विल बी हैप्पी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप वाकई में अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसका जेन्युइनली भला करना चाहते हैं, यू हैव टू मूव बियॉन्ड टेम्परेरी एस्पेक्ट।
टेम्परेरी एस्पेक्ट मतलब जो हम अपने बच्चों के साथ लाड करते हैं, दुलार करते हैं, उसने जो कहा फौरन हाजिर हो जाता है, ये चीजें बहुत जरूरी है, ये आपका प्यार है अपने बच्चे के लिए। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने बच्चे के फायदे की बात करनी है, यू हैव टू मेक योर चाइल्ड केपेबल। देखिए, ये एक ऑनेस्ट ट्रुथ है, हम अपने बच्चों के साथ जिंदगी भर नहीं होंगे, और ये एक एक्सेप्ट करना जरूरी है एट दिस एज एंड दिस स्टेज। सो अगर हम नहीं होंगे, तो अगर अभी हम उसको ग्लास में पानी उठा के दे रहे हैं, क्या जिंदगी भर उसको कौन देगा पानी उठा के? तो इसके मतलब है कि उसको हमें पानी उठा के देने की आदत नहीं डलवानी चाहिए कि कोई और दे पानी, उसको खुद पानी उठा के पीने की आदत डलवानी चाहिए, जिसकी वजह से उसको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े जिंदगी में। सेम फिलॉसफी आपको उसकी बाकी चीजों पे अप्लाई करनी पड़ेगी। जितना अपने बच्चे को आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे, उतना ज्यादा उस बच्चे की आगे की जिंदगी बेहतर होगी। जितना आप अपने बच्चे को चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, रादर देन प्रोटेक्टिंग, लेट देम एक्सपीरियंस एंड गाइड देम। आप बिकॉज यू आर देयर, तो आप उसको किसी भी तरह से चोट चपेट से खुद बचा सकते हैं, तकलीफ से बचा सकते हैं। बट जब तक आप उससे कराएंगे नहीं हर चीजें, उसको आएगा कैसे? So loving your child is good, being protective is excellent, but not at the cost of child's development. उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है आपको। लाइक आई वाज सेइंग कि हम सब अलग हैं, हम सबकी काबिलियत और खूबियत अलग है। दिस इज द राइट एज टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड बेटर, बिकॉज जो अर्ली ईयर्स की पेरेंटिंग है, वो अगर फोकस पेरेंटिंग हो और बच्चे के हिसाब से पेरेंटिंग हो, पेरेंट के हिसाब से पेरेंटिंग नहीं, या टीचर के हिसाब से टीचिंग नहीं, उस स्टूडेंट को या उस बच्चे की क्या जरूरत है, कैसे उसको अच्छे से समझ आएगा, कैसे उसकी रिकॉल बेटर होगी, क्या उसका ट्रस्ट फैक्टर है, क्या उसका कंफर्ट जोन है, कैसे वो कंफर्टेबल फील करता है। बिकॉज पढ़ाई या कुछ भी स्कूल का एक्सपीरियंस या कुछ सिखाने का एक्सपीरियंस अगर बहुत एंजॉयबल नहीं है या प्रेशर के साथ है, तो उस चीज से वो बच्चा जिंदगी भर भागेगा और उस चीज को अपनी जिंदगी में अडैप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट हैज कम टू हिम और हर विद पेन और विद स्ट्रेस। आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखिए, जो चीज आपसे जबरदस्ती कराई जाती है या प्रेशर में, बॉस के प्रेशर में या किसी एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से करना पड़ता है, क्या आप उसको करना पसंद करते हैं? मजबूरी में करना पड़ता है और दोबारा कभी भी करना नहीं चाहेंगे। सेम थिंग अप्लाइज फॉर योर चाइल्ड। अगर कोई चीज उससे आप जबरदस्ती जिद में करा रहे हैं या उसको ये लग रहा है कि मैं आई डोंट लाइक दिस बट स्टिल आई हैव टू डू इट, he or she will never enjoy it and will always want to run away from it at the first given opportunity. और पढ़ाई ये एक पहला हिस्सा होता है कि जब वो बच्चा आ रहा है, उसको कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है। अगर वो कंड्यूसिव नहीं है उस बच्चे के नेचर, इनहेरेंट नेचर के हिसाब से, तो एक कहीं ना कहीं उस चीज से वो दूरी बनाना शुरू कर देगा, जो कि 7th, 6th, 7th, 8th में बहुत विजिबल होता है जब उस लेवल पे बच्चा पहुंचता है। और उस टाइम हम कुछ नहीं कर पाते, उस टाइम फिर और प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे और ज्यादा चीजों पे नुकसान होता है। वो बच्चे की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की जगह वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ योर चाइल्ड थिंक्स। आपका बच्चे का सीखने का क्या तरीका है, क्या वो सुन के सीखता है, देख के सीखता है, या टच इंटेलिजेंस उसका ज्यादा है। उस बच्चे का क्या किनेस्थेटिक ज्यादा हाई है जिसकी वजह से वो फिजिटी है, तो क्या उसका हमें एनवायरमेंट उस हिसाब से रखना चाहिए। बिकॉज अभी तक क्या हो रहा है कि वी टेक द चाइल्ड स्ट्रेट अवे टू अ थेरेपिस्ट एंड से ओके दिस इज एन ADHD, हाइपर एक्टिव बच्चा है। हाइपर एक्टिव कुड बी बिकॉज ऑफ अ हाई किनेस्थेटिक एरिया। हमारे जो ब्रेन लोब्स होते हैं उसमें जो हमारा पैराइटल लोब होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मोटर स्किल्स, हाथ पैर का कंट्रोल, ब्रेन टू हाथ पैर का कंट्रोल एंड नीड, कितना मूवमेंट चाहिए हमें। तो अगर वहां पे न्यूरल डेंसिटी ज्यादा है या न्यूरल इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो बच्चे का हम में से कई है कि हम एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, हमें उठ के टहलना शुरू कर देते हैं, या हम कई बार जब चल के कुछ चीज सोचते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, हम ज्यादा अच्छे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं बनिस्बत कुर्सी पे बैठ के। सेम इज विद योर चाइल्ड, बट हम इस एज तक आके उसको समझे व्हाई यू वांट योर चाइल्ड टू स्ट्रगल। अब ये पॉसिबिलिटीज है, तो जितना अर्ली लाइफ में
आप उसके इनहेरेंट ट्रेड्स या इनहेरेंट पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपकी पेरेंटिंग, उसकी अर्ली स्कूलिंग, वो सारी चीज उसके इनबॉर्न टैलेंट के हिसाब से या पोटेंशियल के हिसाब से अगर सिंक्रोनाइज्ड होगी, उसके आउटकम्स विल बी अमेजिंग. बिकॉज आप, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज डू नॉट बिलीव कि ओनली एकेडमिक एक्सीलेंस इज a parameter to treat your child or take your child as an excellent child. एकेडमिक पैरामीटर या पढ़ाई लिखाई एक बहुत छोटा हिस्सा है जिंदगी का, और जरूरी नहीं है हर बच्चा एकेडमिकली इंक्लाइन हो. उसके नेचुरल टैलेंट कुछ और भी हो सकते हैं. अगर आप अपने चारों तरफ देखिए, सचिन तेंदुलकर को हम सब जानते हैं, क्या वो बहुत एकेडमिकली इंक्लाइंड है? अगर जब वो स्कूल में थे उनके माँ बाप ने उनको डंडा मार के बैट तोड़ दिया होता, कहा होता चलो कॉपी पेन लेके बैठो, व्हाट वुड हैव हैपेंड? ये टैलेंट, कितने बच्चे ऐसे हैं हु वुड बी मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर, बट दे नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम. उनको यही किया गया उनके साथ के चलो कॉपी किताब खोलो, बैट तोड़ के या छुपा के या बंद करके रख दिया गया एग्जाम टाइम. वी नीड टू ग्रो अप, वी नीड टू लुक बियॉन्ड. बिकॉज देखिए, जो अभी प्रोफेशंस, जो हम लोगों की कंडीशनिंग हुई है, आप लोग मुझसे कम उम्र के हैं, आप लोग यंग पेरेंट्स हैं, जो आप लोगों की कंडीशनिंग है या मेरी कंडीशनिंग हुई है, वो एक स्टैंडर्ड कंडीशनिंग है कि ये प्रोफेशंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, या बिजनेस करना है, या आपको एजुकेशन से टीचर बनना है. इसके अलावा क्या ऑप्शंस थे? आज आप देखिए बिजनेस मॉडल्स क्या है सबसे सक्सेसफुल दुनिया में. ओयो एक होटल की प्रॉपर्टी वो ओन नहीं करते और सबसे बड़ा होटल चेन है. उबर कैब वाला एक कार को ओन नहीं करते और सबसे बड़ा, उबर या ओला आप देखिए सबसे बड़ा कार का चेन है, सबसे ज्यादा व्हीकल्स उनके एक बैनर में है. किसी ने सोचा था कि कभी इस तरह के मॉडल्स होंगे, बिजनेस मॉडल्स होंगे? नहीं होंगे. और आज भी जो आपको प्रोफेशंस दिख रहे हैं, अगले 15 से 20 साल में more than 70% ऑफ दोस प्रोफेशंस मे नॉट एग्जिस्ट. और कौन से प्रोफेशंस या कौन से स्किल्स या टैलेंट्स होंगे वो उसका हमें अभी तक नहीं पता है. बिकॉज मैं स्टार्टअप के साथ भी जुड़ा हुआ हूं. आई एम पार्ट ऑफ दैट एमएसएमई स्टार्टअप सेल, इनोवेशन सेल के साथ भी जुड़ा हूं. तो आई एम एक्सपीरियंसिंग इट एवरी डे कि किस तरह के बच्चों के टैलेंट्स या क्या आइडिएशन आते हैं. अगर उनको आप बचपन से रिस्ट्रिक्ट किया होता तो शायद वो डेवलप ही नहीं हो सकते. योर चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल. अभी उनके प्रोफेशन तक ना सोचिए. अभी उनको एज अ नेचुरल चाइल्ड उनके ट्रेड्स क्या हैं, उनके इनबॉर्न पोटेंशियल्स क्या हैं, वो आइडेंटिफाई करके उनको जितना एक्सपोजर उन चीजों पे दे सकते हैं, फोकस्ड एक्सपोजर, उतना दीजिए उनको. एंड बिलीव मी, डोंट ओनली फोकस. इफ यू लुक एट, अगर अभी इस टाइम आप, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं पढ़ाई लिखाई बुरी चीज है. इट इज द कोर एंड द बेसिस ऑफ एनीथिंग दैट वी डू. वो बेस है हमारा, लेकिन वो सिर्फ इकलौता नहीं है. जितना जरूरी है एक बेसिक स्कूलिंग जरूरी है, उतना एक्सपोजर जरूरी है कि हम अपनी जबान एक सीख सकें, हम अपने को एक्सप्रेस कर सकें, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो पैसा कितना देना हो, कितना पैसा वापस लेना, इन चीजों की बहुत जरूरत है. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन स्कूल. सो सिर्फ उसी को ही फोकस ना करिए, बच्चे के दूसरे टैलेंट्स, बच्चे के बाकी कैपेबिलिटीज भी फोकस करना जरूरी है. बिलीव मी, अगर आप अपना रिश्ता अपने बच्चे के साथ, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता हो कि आपके बच्चे का कौन सा तरीका है जिससे वो सिक्योर फील करता है इमोशनली, इट मेक्स द चाइल्ड फील सिक्योर, या फिजिकली. और अब यकीन मानिए ये एक ही तरीका सबका नहीं होगा, हम सबका अलग अलग है. तो अगर उसका हाईएस्ट किनेस्थेटिक एस्पेक्ट्स अगर हाई हैं तो टच बहुत जरूरी है. उसका अगर हाथ पकड़ के बात करेंगे तो आपकी कोई भी बात आप मनवा सकते हैं. आप उसको कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे, दैट चाइल्ड विल फील एलिवेटेड, और उसको वो सेल्फ मोटिवेट होगा और ज्यादा अच्छा करने के लिए. जो बच्चे ऑडिटरीली हाई हैं, उनसे अगर आप किस आवाज में, किस टोन में और क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बहुत जरूरी होता है. यू मे से समथिंग विदाउट मीनिंग कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बट अगर वो ऑडिटरीली हाई बच्चा है, छोटा सा 2 साल 3 साल का भी बच्चा है, उसका इम्पैक्ट उसका मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स होगा, जो शायद हम
सोच भी नहीं सकते। जो विजुअल जिनका हाई है बच्चों का या हम में से किसी का, वो आपके फेस का एक्सप्रेशन जब आप उससे बात कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि यू आर अप्रिशिएटिंग देम, या आप उनको कोई चीज के लिए रोक रहे हैं या आपको नापसंद आ रही है। अगर ये चीजें हमें पता चल जाए कि मेरे बच्चे के साथ क्या काम करता है, बिलीव मी, योर बॉन्डिंग विद योर चाइल्ड वो एक अलग लेवल पे होगी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का ग्रोइंग अप स्ट्रेस मिनिमम लेवल पे आ जाएगा। ये इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते। हम नहीं सोचते कि बच्चा भी स्ट्रेस हो सकता है। सिर्फ बड़ों को स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ जो भाई हमें प्रोफेशन भी देखना है, घर भी चलाना है, सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है। बिलीव मी, चिल्ड्रन कैन गेट मोर स्ट्रेस देन वी ग्रोन अप्स। बहुत जरूर, ये बहुत बड़ा एक मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज उनका दायरा लिमिटेड है एक्सपोजर का। सो उनकी जो छोटी सी दुनिया है, उसी दुनिया में कुछ 19-20 होता है, तो उनका स्ट्रेस लेवल्स मेनी फोल्ड्स एंड मेनी टाइम्स बढ़ जाता है। Right? So you need to have that sensitivity and understand that small world, if you actually know कि वो बच्चे का inherent क्या है, तो उनकी वो छोटी सी दुनिया जो है आप उनके हिसाब से बना पाएंगे। एंड जो हम सबका अपनी औलाद की तरफ एक हमारा विजन और मिशन होता है कि टू डू द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। यू कैन डू द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड इफ यू नो एक्चुअली व्हाट दैट चाइल्ड नीड्स, उसकी जरूरत क्या है और इनहेरेंटली क्या जरूरत है। डोंट गो बाय द सोसाइटी कि वो उसका बच्चा ये करता है और बहुत अच्छा करता है तो मेरा भी करना चाहिए। नहीं, उसका बच्चा किसी दूसरे का बच्चा एक अलग इंसान है, आपका बच्चा अलग इंसान है। उस इंसान की काबिलियत और खूबियत को देख के उसको निखारिए, उसको बड़ा करिए, उसको उस हिसाब से अगर नर्चर करेंगे अलॉन्ग विद एकेडमिक एक्सपोजर, तो वो एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत सक्सेसफुल इंसान और बहुत काबिल इंसान बन सकता है। देखिए, कोई भी चीज की इंतहा बहुत अच्छी नहीं होती। अगर पानी भी हम ज्यादा पीते हैं, जबकि पानी कहा जाता है सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए, बट इफ यू हैव एक्सेस ऑफ वाटर यू विल स्टार्ट फीलिंग अनवेल। सेम थिंग इज व्हेन यू आर पेरेंटिंग योर चाइल्ड। Too much of love and affection can be harmful for your child. Too less attention can also be harmful for your child. बहुत कम तवज्जो अगर बच्चों को देते हैं वो भी उनके लिए हार्मफुल है। बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं वो भी उस बच्चे को ब्लूम नहीं करने देगा, उस बच्चे को एक अपनी कैपेबिलिटी के साथ सेल्फ रिलायंट बनने नहीं देगा। यू नीड टू बैलेंस दीज थिंग्स। और ये बहुत पेरेंटिंग जो है एक बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप उसको सही स्टेप बाय स्टेप ले चलें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको साइंस का एक एक्सपेरिमेंट करके चले, बट यूज लॉजिकल एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंड कि हम ये करेंगे तो उसका क्या असर होगा और बच्चे को क्या चाहिए, रादर देन कि मुझे क्या देना है बच्चे को चाहिए क्या, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। आपका जो स्कूल, जिस स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड टू अंडरस्टैंड के शुरू से बच्चे के इनेट और इनहेरेंट पे बहुत ज्यादा तवज्जो है, उसी की बेसिस पे जो है बच्चों को एक्सपोजर दिया जाता है। नो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। नो, दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड। ये एक तरक्की का सही इस्तेमाल हो रहा है टू डेवलप ह्यूमैनिटी एंड मेक लाइफ इजी फॉर चिल्ड्रन। भाई हमारा आगे का मुस्तकबिल क्या है, हमारे बच्चे। आगे की दुनिया कौन आगे चलाएगा, कौन लेके जाएगा, बच्चे। और जितना अच्छे से उनको हम परवरिश दे पाएंगे, जितना केपेबल बना पाएंगे, नेचुरली जिस कैपेबिलिटी के साथ वो आए हैं उसको जितना निखार पाएंगे, दुनिया उतनी बेहतर बनेगी। दिस इज द क्रक्स, राइट। सो कुछ एनालिसिस हैं जिसमें जो आपके स्कूल में होते हैं, उस एनालिसिस से बहुत इनहेरेंट एस्पेक्ट्स और बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता चल सकती है, जिससे आपको अपने बच्चे के साथ एक कनेक्ट बनाना, उसकी परवरिश में और आगे की जिंदगी में डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। एंड इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। ये एंथ्रोपोलॉजी का एक हिस्सा है और ये इसके ऊपर 200 प्लस साल के रिसर्चेस अवेलेबल हैं इन वेस्टर्न वर्ल्ड। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सेम साइंटिफिक स्टडी पे रिसर्चेस जो हैं अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स के अवेलेबल हैं। अगर मैं क्योंकि मुझे बाय पैशन में इन चीजों पे बहुत इन्वॉल्व रहता हूं ऑन ह्यूमन बिहेवियर, तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, डीप रिसर्च ऑन दिस। तो वो ये बहुत आप प्लीज म्यूट कर देंगे तो मुझे बात करने में मजा आएगा। या
तो वो रिसर्चेस के बेस पे ही ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि थ्रू आवर बायोमेट्रिक्स और थ्रू आवर फिंगरप्रिंट्स हम अपने नियो कॉर्टेक्स या अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल्स, क्या हम कहां पे क्या करना चाहिए या क्या कहां पे न्यूरल डेंसिटी ज्यादा है जिसमें हम अपनी काबिलियत को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. हमारी इनहेरेंट नीड क्या है, व्हाट आर वी बॉर्न विद. सो वो सारी इट्स नॉट प्रिडिक्टिव. ये कई बार फिंगरप्रिंट्स को सोच के लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं पामिस्ट्री या फ्यूचर टेलिंग की बात है. ये एक वो भी साइंस होगी, मुझे उसका ज्यादा इल्म नहीं है. लेकिन जो डर्मेटोग्लिफिक्स है ये जैसे मैंने कहा एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है. ये सिर्फ डिफाइन करता है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, यानी किन काबिलियत को या किन कोबियत को डेवलप करने का पोटेंशियल है. तो अगर वो इंफॉर्मेशन अगर हमें सही टाइम पे मिल जाए तो वी मे नॉट नीड टू डू हिट एंड ट्रायल. शुरू से ही अगर वो एनवायरमेंट, वो माहौल बना दें. बिकॉज देखिए, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे दो पैरामीटर्स हैं. हम किन चीजों के साथ पैदा हुए हैं और हमें क्या एनवायरमेंटल एक्सपोजर मिला है. ये दोनों चीजें मिलके हमारी काबिलियत या हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं वो वही निखर के आती हैं एक एज के बाद. सो इफ वी आर ओनली फोकसिंग ऑन नर्चर विच इज एक्विजिशन, जो क्या पढ़ाना, क्या एक्सपोजर देना, क्या सिखाना, उसी पे टोटल फोकस है. हर चीज इनहेरेंट क्या है उस पर कोई तवज्जो ही नहीं देते. और वही तो आपका बेस है कि अगर आप किन चीजों के साथ किन काबिलियत, कौन से पोटेंशियल ज्यादा है, उसको अगर इग्नोर करके सिर्फ ट्रेनेबिलिटी पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो अभी आप देख रहे हैं कि जो डिस्पैरिटी है, कोई एकेडमिकली जो है एक ही क्लास में है, किसी के 20 नंबर आते हैं तो किसी के 100 नंबर आते हैं. बच्चे वही हैं, काबिलियत सेम है, एक्सपोजर सेम है, टीचर वही है. द रीजन इज वी आर नॉट मे नॉट बी गिविंग द इंफॉर्मेशन टू दैट चाइल्ड इन द वे दैट चाइल्ड नीड्स. और वो कैसे मालूम होगा? उसके लिए इनहेरेंट बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या है. ये आप किसी भी एज पे आप रख के देखिए, किसी भी स्टेज पे लाइफ के रख के देखिए, दिस इज द कोर एंड क्रक्स. और अगर इस इंफॉर्मेशन को और इस साइंस को अगर हम यंग बच्चों के साथ इस्तेमाल करके और उनके डेवलपमेंट में इस चीज को, इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे, बिलीव मी, दे कैनॉट बी एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग. दे कैनॉट बी एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग बिकॉज प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है और हम उस बच्चे को एक्सपोजर दे रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि सारे एक्सपोजर, बच्चे को आप ओवरऑल एक्सपोजर दीजिए, बट जो उसका इनहेरेंट पोटेंशियल है उस पर थोड़ा ज्यादा तवज्जो करेंगे तो द चाइल्ड विल ग्रो अप एज जनरली केपेबल प्लस वेरी कनेक्टेड अपने इनहेरेंट और अब उस चीजों में जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं. सो द सेम जो असेसमेंट की मैं जिक्र अभी कर रहा था, वो लाइफ के हर एज और स्टेज पे काम आता है. अभी अर्ली लाइफ में बच्चे का पेरेंटिंग और हाउ यू नीड टू गिव हिम स्कूलिंग एक्सपोजर, किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है. एक लेवल के बाद, 8th क्लास के बाद उसके सब्जेक्ट और स्ट्रीम चॉइसेस के लिए, बिकॉज अब तो फिक्स स्ट्रीम्स भी हट रहे हैं, अब तो फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे भी आ रही है, तो ये अब और जरूरी हो जाता है कि क्या कॉम्बिनेशन के साथ होगा. बिकॉज अब कोई स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन नहीं बचेगा जब तक आपके बच्चे उस क्लास तक आएंगे. सो यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ एंड फोकस फ्रॉम नाउ, बिकॉज आई नो एवरी पेरेंट का सबसे बड़ा सबसे प्रेशियस पोजेशन इज देयर ओन चिल्ड्रन. और उससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से जिंदगी में हम सब किस लिए कर रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर अ चिल्ड्रन. उनका फ्यूचर सेफ और सिक्योर करने के लिए सारा एफर्ट ही उसी तरफ है हमारा. राइट? सो लेट्स मेक दैट अ मोर फोकस्ड एफर्ट, a more defined effort, and I'm very happy that the school your children go to is thinking on the same lines, and that's very impressive because वो बेस लेवल से ही अगर हम काम शुरू करेंगे और एजुकेशन से अगर उस लेवल से शुरू करेंगे काम, there is no doubt that the future generation can be much more capable. So ये मेरी बात थी, मैं बोल सकता हूं, मैं I'm so passionate about it, मैं लगातार बोल सकता हूं घंटों. तो अब मैं रुकना चाहूंगा. अब मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई भी आपके इंडिविजुअल सवाल हो, कोई डाउट्स हो, तो आप 1 by 1 अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर यू.
जी, कोई भी सवालात हैं, एनी क्वेश्चंस यू हैव, प्लीज फील फ्री, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी अपने इंडिविजुअल बच्चे से रिलेटेड या प्रोसेस से रिलेटेड. बाकी बहुत कुछ जो प्रोसेस से रिलेटेड है वो बेटा आपके स्कूल से पता चलेगा. मैं लखनऊ में बैठा हूं, वहां से पता चलेगा स्कूल कब खुलेंगे. यू वेलकम एंड गॉड ब्लेस. लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू. जी, तो अब आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, कोई भी बिहेवियर से रिलेटेड, अपने बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, या कोई डाउट हो जो मैंने अभी तक आपसे बात की है. बेटा आप अपने को म्यूट कर लीजिए. थैंक यू सो मच. सवाल कोई पूछना है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू. या जी, वाइशाम कैसे मिजाज है जी? ऑलराइट. जी, आपकी थोड़ा सा आवाज कट के आ रही थी. दैट वाज लिटिल डिस्टर्ब्ड, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड दैट आपका जो सवाल था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में स्किल पे बहुत फोकस है, एंड इंडिया एजुकेशन सिस्टम इज ओनली फोकस ऑन एकेडमिक्स, राइट? एंड जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, यू कैनॉट बी बेस्ड ओनली ऑन एकेडमिक्स, बिकॉज अब ठीक है, एकेडमिक्स इज ओके इफ यू वांट टू गेट इनटू एन एकेडमिक्स लाइन, या आप रिसर्च करना चाहते हैं, या आप टीचिंग प्रोफेशन या एज अ प्रोफेसर आगे आपकी जिंदगी में आप यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, देन एकेडमिक्स इज इंपॉर्टेंट. बट अदरवाइज जितनी भी चीजें हैं दुनिया में हो रही हैं, दे आर टोटली स्किल बेस्ड, एंड दैट इज द रीजन जो नई एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. बेटा कैन यू म्यूट योर सेल्फ? आप म्यूट कर देंगे प्लीज, वो डिस्टर्ब कर रहा है बाकी लोगों को.